राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो देखते हैं आज की हमारी सेकंड शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस हम अपने YouTube चैनल पर डाल चुके हैं। तो जिसने अभी नहीं देखा है, जाके वो वाली वीडियो देख लेना। और अब हम करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो आप सभी को पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज डिवाइड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जीके जीएस का सेक्शन दे दिया, उसमें सारे जीके जीएस के क्वेश्चन, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिक्स है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था। तो वंश भास्कर के यहाँ पे रचयिता पूछे कि वंश भास्कर को किसने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यमल्ल मिश्रण ने। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सूर्यमल्ल मिश्रण। 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर किसने लिखा है? वो लिखा है सूर्यमल्ल मिश्रण ने। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो एनल्स और एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका करेक्ट आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ के ऑफ राजस्थान के लेखक जो हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीण माता का मंदिर स्थित है। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राजस्थान में जल विभाग की तरह कार्य करता है। तो राजस्थान में जल विभाग की तरह कार्य कौन करता है? पश्चिमी घाट, अरावली, हिमालय, पूर्वी घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरावली। ठीक है, अरावली राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो थार का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है? ऑप्शन ए बबूल, बी नीम है, सी खेजड़ी, डी खजूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी के पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 17-22 मीटर है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है, निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी खारे पानी की सबसे बड़ी जो राजस्थान में झील है उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांबर झील इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोटा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आ गया इसमें बीच में रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन का मैं आपको बताऊं, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देख लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सॉल्यूशन आप अपने आप करना, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं सिर्फ टिक कर दूंगी, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन करने में आपको पता है टाइम लगेगा। तो आप लोग बस इसको देख लेना एक बार, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना को बोला गया है, अर्जेंटीना को कोडिंग में ये लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसी कोडिंग में आप इंजन को क्या लिखोगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप सॉल्व कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एम्पल को 47 के रूप में लिखा जाता है और सैंपल को 66 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कोडिंग में हम एम्पलीफाई को किस तरह कोडित करेंगे, यानी एम्पलीफाई का कोड जो होगा वो क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि राइप को 8295 और नाटक को 6347 और पैंथर को 936458 कोड किया जाता है तो प्रिंटर के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लग रहा है इनमें। इस तरीके से जो लॉजिक उनमें फॉलो हो रहा है, जिसका पूछा गया है वही सेम लॉजिक आपको उसमें लगाना है और इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर टिक करूँगी। अगर कोई आंसर आपको लगता है कि आपका अलग आ रहा है और मेरा अलग और आप सही हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्विंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बताना ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राजू ने कहा उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है, तो राज का महिला के पिता के साथ क्या संबंध है? ये आपको पता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप इजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवाजा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र ने अजय से कहा वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर की पोती है जिसका केवल एक बेटा था और कोई बेटी नहीं थी, तो लड़की का सुरेंद्र से क्या संबंध है? तो आप लोग इसको सेम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये भी, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर। नवनीत ने प्रीत से कहा हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ तो मेरी बहन नहीं हो, प्रीत का नवनीत से क्या संबंध है? तो इसके ऑप्शन है भाई, चचेरा भाई, भतीजा, बहन। तो आप लोग कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। वैसे मेरी तरफ से जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता या शर्त नहीं है? यानी राज्यपाल के लिए इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? देखो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही बात है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। उस राज्य का निवासी होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है ये कि जहाँ उसकी नियुक्ति आ रही है, ये बात गलत है। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? मुख्य सचिव थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ये बोल रहा है प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्री के राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? यानी ये कह रहा है कि किसी भी राज्य का, एक राज्य का या 2 राज्यों का कोई एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। कौन से वाले आर्टिकल के तहत हुआ है, कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो इसका आंसर क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से हमारा रीजनिंग का आ गया है। इसमें जो है मिसिंग टर्म आपको बतानी है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी टर्म आएगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। मेरी तरफ से जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मेरी तरफ से। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिसिंग टर्म से ही है, लुप्त पद ज्ञात करना है इसमें भी आपको। आप देखिए आप लोग है ना जो इसके रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ स्क्रीन पर करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आंसर आप लोग खुद से करते जाना, बस आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए अगर आपका एग्जाम है तो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी आंसर्स की बात रही तो आंसर भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं टिक करती जाऊँगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करना। ठीक है, और हो सकता है तो मैं स्क्रॉल करती हुई जाऊँ, बस आपको एक आइडिया लगाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि जब रीजनिंग के अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन लगातार रीजनिंग के ही आएंगे, देन उसके बाद जीएस आएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, Q&DL। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यही कह रहा है कि अगला पद ज्ञात करना है हमको, इसका क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिसिंग टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन आप खुद से करोगे, मैं सिर्फ इसका फाइनल आंसर बता रही हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेम अब हम आगे तो सेम यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको बताना है नेक्स्ट आगे क्या आएगा। पहले इसको ब्यूटीफुल लिखा गया है, फिर ब्यूटीफुल लिखा गया है, फिर उसके बाद वर्ड्स को चेंज कर, लेटर्स को चेंज कर दिया गया है। अब आप देखना क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लगने के बाद आप किस तरीके से सॉल्यूशन करते हो। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेम बात बोली गई है, मिसिंग टर्म, आगे वाला एक टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगला पद जो आने वाला नेक्स्ट टर्म है वो आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, मैंने फिर लॉजिक आपको खुद लगाना है, क्या लॉजिक लग रहा है, मैं बस फाइनल आंसर बता रही हूँ। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना है आगे वाला नेक्स्ट टर्म वो विषम टर्म बताना है इसमें। तो देखिए क्यू और टी के बीच में 2 टर्म्स का, टी क्यू के बाद QRST, फिर LMNO। एस और पी जो है यहाँ पे अलग है क्योंकि सी के बाद DE बीच में, यानी बीच में 2 टर्म का गैप है, फिर उसके बाद आगे वाला लेटर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एस और पी में ऐसा कोई नहीं है क्योंकि PQRSTUV, तो SP वाला, यानी आपका जो SP है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, वो गलत पद है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से आपको लॉजिक खुद लगाना है, कोई ना कोई लॉजिक देखना है कि क्या लगा हुआ है। अगर आपने रीजनिंग आती है और आपने की हुई है तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अगला पद फाइंड करना है, यानी कि अगला कौन सा पद यहाँ पे आएगा। तो फिर से वही लॉजिक आप खुद से देखोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये स्क्रॉल में करते जा रहे हो, आप लोग देखते जाना बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 में बस आपको ये बताना कि कौन सा भिन्न है। तो देखो, मुर्गी अंडा देती है, भेड़ ऊन देती है, गाय दूध देती है, लेकिन पक्षी उड़ना, ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। ये बेमेल है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसमें आपसे बोला गया है कि 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है 3 संख्या किसी तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या जो है इनमें भिन्न है। तो आपको उनका वो बताना है कि कौन सी वाली संख्या जो है भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान को प्रवाहम इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली सत्र बैठक हुई थी वो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आरटीआई अधिनियम, देखिए ये जो अब ये कुछ क्वेश्चन है जीएस के जो देखे गए, स्क्रॉल करते जा रही हूँ मैं, आप लोग इसको देख लेना किस तरह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आंसर आप लोग कमेंट कर देना और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी इसको क्लियर करने की, ठीक है।